नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अफसरनामा में हम बात करेंगे आज ऐसे अफसर से जो छत्तीसगढ़ की माटी से ही आते हैं। 1994 बैच के आईएफएस अफसर हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की ज़मीन को, यहाँ की समस्याओं को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और इसका फ़ायदा पूरे करियर के दौरान उनको वहाँ पर मिला भी है। तो बात करेंगे आज हम आईएफएस अफसर अरुण पांडे जी से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की माटी से हैं आप और इसका निश्चित रूप से आपको अपने करियर में एडवांटेज भी मिला होगा। आपने बहुत सारे जो करियर के दौरान समस्याओं को हल किया है। पहला सवाल मैं यही आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक मैंने बहुत से अधिकारियों से बात की तो सबके मन में तो एक झिझक होती थी छत्तीसगढ़ कैडर जब अलॉट होता था। नक्सल इलाका है या छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कम जानते थे वो, लेकिन आप यहीं से थे। तो क्या ट्रेनिंग के दौरान लोगों को ये जानकारी जब मिली कि आप यहाँ से लोकल हैं तो आपसे कोई फीडबैक लिया जाता था? किस तरीके के लोग सोचते थे यहाँ के बारे में, आपके साथी जो अब छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर पोस्टेड हैं? जी, ये बात सही है कि जब हम लोग ट्रेनिंग में रहते हैं और जब हमको कैडर अलॉट होना रहता है तो एक उत्सुकता रहती है और ये लगा रहता है कि कौन सा कैडर मिलेगा। चूँकि उस समय मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश से सिलेक्ट होने वाले बहुत कम लोग होते थे और जिस स्टेट से जितने सेलेक्ट होते हैं, जिस स्टेट की जितनी डिमांड रहती है उसका 1/3 इनसाइडर से भरा जाता है। तो मैं लगभग कॉन्फिडेंट था क्योंकि उस वर्ष एमपी से 2 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं था और एक भोपाल से थे। तो मुझे उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश मिल जाएगा। और जहाँ तक कैडर अलॉटमेंट के बारे में लोगों की एंग्जाइटी का सवाल है तो ये बात सही है कि चूँकि मैं एमपी से था और उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं था और एमपी एक अच्छा कैडर माना जाता था जैसे आज छत्तीसगढ़ माना जाता है, तो लोग ये अच्छा फील करते थे कि उनको मध्य प्रदेश कैडर मिले, चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, चाहे आईपीएस हो। 94 बैच के आपने सिलेक्शन हुआ आपका, किस तरीके से आपने सिविल सर्विस को क्रैक किया? क्योंकि एक आदिवासी बहुल इलाके से आप आते हैं, आप बताया आपने अंबिकापुर के आप रहने वाले हैं जी। आदिवासी इलाके से एक छोटा सा लड़का, जब बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से सक्सेस रेट वहाँ पर रही नहीं होगी, कैसे आपके दिमाग में आया कि सिविल सर्विस में जाना है और क्रैक करना है? मैं अंबिकापुर में 11वीं पढ़ने के बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला गया और जब मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो चूँकि मैं इंजीनियर था तो मैंने साथ साथ में सारे एग्ज़ाम्स ट्राई किए, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस, उसकी किताब, उसकी गाइड्स मैंने 3rd ईयर से ही रखना चालू किया था। अच्छा। और हॉस्टल में और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के इच्छुक थे, तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सिविल सर्विसेज के प्रति आकर्षित था। तो वहीं से मैंने तैयारी चालू की और जब मैंने डिग्री कर ली उसके बाद मैंने तमाम परीक्षाएं दी, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया और आईएफएस एग्ज़ाम में मैं 3rd अटेम्प्ट में सफल हुआ। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पर रही? किस तरीके का अनुभव रहा पहली पोस्टिंग के दौरान? क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर मेरी पोस्टिंग, मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस रहे। राजनांदगांव में रहा मैं डीएफओ के रूप में, जशपुर ज़िले में मरवाही डिवीज़न, कोरबा में रहा। उसके बाद मैं कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ हुआ, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में था। अच्छा। उसके बाद मैं एज चीफ कंजर्वेटर कांकेर सर्कल में, रायपुर सर्कल में और बिलासपुर सर्कल में रहा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में मैंने अपनी सर्विस दी। इंद्रावती का आपने जिक्र किया, वहाँ पर बस्तर इलाके में भी आप पोस्टेड रहे, वो किस तरीके का मौका था आपको? वहाँ क्या कुछ झिझक थी जाने में जब वहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, और जब आप वहाँ पहुँच गए तब आपने क्या देखा? निश्चित तौर से जब मेरी पोस्टिंग फील्ड डायरेक्टर के रूप में हुई, जब डीएफओ से मैं प्रमोट होकर कंजर्वेटर हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट रहता है सो कॉल्ड गुड पोस्टिंग बैड पोस्टिंग का। तो मुझे भी लगा कि अरे ये पोस्टिंग कितनी अच्छी रहेगी, क्या रहेगी, और सो कॉल्ड बहुत अच्छी पोस्टिंग्स में नहीं थी। लेकिन मैंने ये देखा 2-3 बार अपने 25 साल के करियर में कि कभी कभी कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं, जिसको हम छुपा हुआ वरदान कह सकते हैं। तो जब मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई, चूँकि इंद्रावती का इलाका काफ़ी टफ इलाका था, जाना आना बहुत कम होता था, तो मुझे बहुत समय मिला अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को परसू करने का। अच्छा। वाइल्ड लाइफ एक्ट से रिलेटेड चीज़ें मैंने पढ़ना चालू की और वहीं से मैंने कुछ लिखना भी चालू किया अपने सर्विस के सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वो फिर काफ़ी समय तक कंटिन्यू रहा। मैंने काफ़ी अध्ययन किया और कई
ट्रेनिंग मैनुअल्स, कई किताबें भी बनाई। तो उस दृष्टिकोण से, जिसको हम कहते हैं कि कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी पोस्टिंग रही। फैमिली के बेनिफिट्स के एंगल से भी बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हुई जगदलपुर में, और मेरा अपना एकेडमिक इंटरेस्ट जो है वहाँ मेरे परसू करने का मौका मिला। बस्तर को लेके कहा जाता है कि ऊपर वाले का वरदान है, प्रकृति का वरदान वहाँ पर है। ना सिर्फ जंगल पहाड़ हैं, बल्कि बहुत सी वन औषधियाँ भी वहाँ पर हैं। उनको किस तरीके से आपने देखा वहाँ पर? क्या आपको अभी भी लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ हैं जो सामने नहीं आ पाई हैं, और वहाँ की सुंदरता, वहाँ की जो खासियतें हैं और भी जंगलों में अंदर जब सुनने को मिलती है? फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ के एंगल से यदि मैं कहूँ, जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, वो छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क था, बहुत पुराना। और लोकल डिस्टर्बेंसेस यदि वहाँ पर कम हो जाएं तो हम निश्चित तौर से उसको कान्हा या बांधवगढ़ के पैरेलल खड़ा करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी तरह से वहाँ जो दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क था, वहाँ पे वो एक टिपिकल सा पार्क है जो अपनी जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के कारण फेमस है, गुफाओं के कारण। बहुत सी गुफाएं अभी भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और टूरिज़्म का पोटेंशियल बढ़ाने में बहुत मदद दे सकती हैं। उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट कर भी रहा है। और ये बात सही है कि वहाँ जो जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इमली का इतना बड़ा वहाँ पर कलेक्शन होता है, इन सब को मिला के फॉरेस्ट एक बहुत बड़ी भूमिका बस्तर में अदा करता है, लोकल लोगों के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए भी और इको टूरिज़्म के एंगल से भी। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद यही पता चलता है कि लोग पहले जाने में थोड़ा झिझकते हैं, दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब वो बस्तर की वादियों में पहुंच जाते हैं तो उसे काफ़ी एंजॉय करते हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको, आप जहाँ सर आपकी स्कूलिंग हुई जी, वो भी, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर वन है, काफ़ी जंगल हैं। उस इलाके की अगर बात करें, ख़ासकर जब मध्य प्रदेश था तब काफ़ी वो पिछड़ा इलाका, काफ़ी अलग सा कहा जाए, बहुत सी जानकारियाँ लोगों के दिमाग में नहीं हुआ करती थी। आप जब इस पोस्ट पर आए उसके बाद आपने क्या फील किया उस इलाकों को लेके, उस आदिवासी इलाके को लेके, उस फॉरेस्ट इलाके को लेके, क्योंकि आप पोस्टेड भी वहाँ काफ़ी समय रहे? सरगुजा की बात करें। हाँ, मैं चूँकि अंबिकापुर को बिलोंग करता हूँ, और वैसे तो एक जो आम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं अपनी स्कूलिंग के दौरान, कॉलेज लाइफ के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते। अंबिकापुर का होने के बावजूद वहाँ के जो एरियाज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं फॉरेस्ट सर्विस में आया तो मैं जशपुर में ही पोस्टेड रहा। जशपुर जो है पहले बिलासपुर सर्कल में हुआ करता था, बाद में सरगुजा सर्कल में आ गया, और तब से लेके अब तक अंबिकापुर और उसके आसपास के लगभग सारे इलाके मैंने देखे। और जितना पोटेंशियल, जैसा आपने बस्तर की बात की हमने, उसी तरीके का, बल्कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि वहाँ थोड़े लोकल डिस्टर्बेंसेस भी नहीं है, पीसफुल इलाका है। साथ में मैनपाट जैसा हिल स्टेशन है, जशपुर जैसी सुंदर जगह है, तो बहुत अच्छे स्कोप्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के हर एंगल से, फॉरेस्ट्री के एंगल से, वाइल्ड लाइफ के एंगल से। वहाँ पर सेमरसोत, बादलखोल, तमोर पिंगला 3 अभयारण्य हैं जिनको मिला के हाथी रिजर्व बना है, और बहुत खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको लगता है पर्यटन स्थल के रूप में उससे एक बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है वहाँ पर, और लोगों को आकर्षित भी किया जा सकता है? बिल्कुल, उसके प्रयास भी काफ़ी चल रहे हैं। यदि आप मैनपाट गए हों तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे जो पार्ट एरियाज़ हैं, जैसे कि जशपुर में कई पार्ट हैं, पिंडरा पार्ट है, सन्ना है, इधर मैन पार्ट है, तो एक बहुत अच्छे हिल स्टेशन के रूप में मैन पार्ट विकसित किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी काफ़ी वहाँ मेहनत कर रहा है। और चूँकि अधिकांश एरिया फॉरेस्ट एरियाज़ हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पर काफ़ी प्रयास किए हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाने की प्लानिंग चल रही है डिपार्टमेंट की। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से उसका नाम आगे टूरिज़्म मैप ऑफ इंडिया पे अच्छे से आएगा। उसके अलावा आपको क्या आपके करियर के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें याद पड़ती हैं, यादगार कुछ चैलेंजेस समझ में आते हैं कि आपको लगा हो कि ये जो लम्हा था बड़ा यादगार रह गया, या बड़ा चैलेंज आपको फील करना पड़ा, फेस करना पड़ा उस दौरान? बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, एक तो मुझे हमेशा एक ट्रेनिंग की बात याद आती है। जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग काफ़ी टफ रहती है, काफ़ी 2-2 माह के एक्सकर्शंस रहते हैं, जंगलों में रहना पड़ता है। और जो हम लोगों का समय मसूरी में बीतता है 3 माह का फाउंडेशनल कोर्स का, जिसमें तीनों सर्विसेज के लोग रहते हैं,
उस दौरान हम लोग को हिमालयन ट्रैक के लिए भेजा जाता है। तो जो हमारा ग्रुप था 15 ऑफिसर्स का, प्रोबेशनर्स का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस के भी लोग थे, वो एक ऐसे रास्ते पर था कि हम लोग जब यमुनोत्री की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो हम लोग को डोडीताल से यमुनोत्री पहुंचना था दिन भर में। लेकिन रास्ते में चलते हुए, क्योंकि हिमालय का बिल्कुल अपर एरिया था हिमालय का, और कोई नहीं था रास्ते में जो हमको रास्ता बता सके, तो हुआ ये कि हम लोग रास्ता भूल गए और किसी तरह से हम लोगों ने रात में एक अबेंडेंड हट में आग जलाकर सभी लोगों ने अपनी जान बचाई और वापस लौटे। लेकिन वो एक घटना मुझे बार बार याद आती है और वो काफ़ी प्रेरणा देती है कि कभी भी इस तरह की परिस्थितियों में आप फंसो, क्योंकि हम फॉरेस्ट सर्विस में, फॉरेस्ट लाइफ में अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा भरोसा करना। बिल्कुल, बहुत अहम चीज़ आपने कही। क्योंकि कई ऐसी घटनाएं कई बार सुनने को मिली कि जंगलों के अंदर आपको कुछ अचानक सूचना मिली और टीम के साथ आप लोगों को जाना पड़ता है वहाँ पर, तो वो किस तरीके का चैलेंज अपने आप में होता है? क्या उधर ऐसे किसी ट्रेनिंग के समय या फिर करियर के समय कोई ऐसी समस्या से भी आपको फेस होना पड़ा? बहुत सी घटनाएं इस तरह की चीज़ों से फॉरेस्ट ऑफिसर्स हमेशा रूबरू होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, जो कि ऑफेंसेस का है। एक तरफ तो जंगलों में इंक्रोचमेंट की जो समस्या है उससे हम लगातार जूझते रहते हैं, दूसरी ओर जो क्राइम्स हैं, ख़ासतौर से वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, उसका मुझे बड़ा अच्छा अनुभव रहा। जशपुर में और बाद की अपनी पोस्टिंग्स में भी मैंने व्यक्तिगत लेवल पे अपने इन्फॉर्मर्स तैयार किए, मुखबिर जो हमें सूचना देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हर स्तर के अधिकारी का अपना अलग मुखबिर होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी सूचनाएं मिलती हैं। जशपुर में अपने मुखबिरों से सूचनाएं प्राप्त करके हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस के बड़े बड़े केसेस क्रैक किए। बाद में भी जब मैं मरवाही डिवीज़न में था, वहाँ पर एक अलग तरह का अपराध चलता था। वहाँ तेंदुसार की बहुत चोरी थी, ट्रकों में जाता था, तो वहाँ के भी मुखबिर बहुत काम आए। बल्कि वहाँ के लोग तो जब मैं कोरबा ज़िले में पोस्टेड था तब तक उन्होंने साथ दिया और बहुत बड़े बड़े अपराधों को पकड़ने में मदद की। आप क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही हैं, तो क्या इसका भी एडवांटेज आपको समझने में मिला यहाँ की परिस्थितियों को, लोगों को? निश्चित तौर से जो एक अपने होम कॉरिडोर में अपने को जो एक स्ट्रेंथ फील होती है, आपको जो कंफर्ट लेवल रहता है होम कॉरिडोर में, वो निश्चित तौर से आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि आप उस चीज़ों को पहले से जानते हैं। बहुत से लोग आपके संपर्क में रहते हैं, आपके कनेक्शंस रहते हैं और आप बहुत कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जानवरों की बात आपने कही, क्या उसके अवैध शिकार अभी भी यहाँ पर जारी हैं? कई बार ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि चाहे भालू की बात कर लें या और जानवरों की बात कर लें, कई बार उनके पाए जाते हैं, या फिर कई बार टोना टोटका की वजह से भी कहा जाता है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। किस तरीके का ये चलन यहाँ पर है अभी? केवल यहाँ पर नहीं, देखिए जो वाइल्ड लाइफ ऑफेंस है एक इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। वन्य प्राणी अपराध से लगातार पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों जूझ रहा है और हम कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण से अपराध लगातार होते हैं। एक तो इंटरनेशनल कनेक्शंस है जो वन्य प्राणियों की तस्करी को लेकर है, काफ़ी बड़ा नेटवर्क है ऐसे लोगों का, उसमें हम जूझते रहते हैं। जहाँ तक आपने अंधविश्वासों की बात की, तो उनका निश्चित तौर से योगदान है। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आती है, बस्तर इलाके में एक अंधविश्वास है झरन पूजा, बड़ी अजीब सी चीज़ है वो। जब मैं कांकेर CCF था उस समय घटना हुई थी कि हम लोगों ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया था जो शमशान में टाइगर की खाल को लेकर झरन पूजा कर रहा था। और मज़े की बात कि वहाँ के संभ्रांत लोग बहुत आए थे, उनका ये विश्वास था कि एक ऐसे टाइगर की खाल पे बैठ के तांत्रिक पूजा करेगा जिसको गोली से न मारा गया हो, छेद न हो उसके खाल पे, और वो पूजा करने से पैसा झरेगा। और पैसा को कलेक्ट करने के लिए लोग आए थे, रादर उन्होंने स्पॉन्सर किया था इस झरन पूजा को। अच्छा। और हम लोगों को समय पे पता चल गया, तो रात में ही हमारे लोग शमशान पहुंच गए थे और छुप के बैठे थे। रात में ही गिरफ्तार किया तांत्रिक को। लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि कुछ वन्य प्राणियों को, जैसे उल्लू है या फिर जिसको हम दो मुहा सांप बोलते हैं, दो मुहा तो नहीं होता, वो सैंड बोआ उसका नाम है, या टाइगर की खाल है, कछुआ है, ऐसे प्राणियों को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, सुपरस्टिशंस हैं, कुछ तांत्रिक इन्वॉल्व हैं।
और लगातार लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत हमको पड़ती है ताकि इन अंधविश्वासों के कारण जानवर न मारे जाएं। बिल्कुल। इस वक्त आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया में जानवरों की संख्याओं को लेकर, खासकर मैना, टाइगर, क्या स्थिति है इनकी? जानवरों की संख्या के मामले में निश्चित तौर से एक अच्छी स्थिति बनी है। अभी आप देखिए, आपने 2-3 माह पहले भी सुना होगा टाइगर्स के बारे में। हम इंद्रावती में कभी भी टाइगर की उपस्थिति के पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाते थे। हम उसकी स्कैट कलेक्ट करते थे या पगमार कलेक्ट करते थे, लेकिन जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नई दिल्ली है इन बातों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता था। वो ये कहता था कि आप इसकी जीवित प्रमाण लाइए। पहली बार वहाँ के अधिकारियों ने बहुत अंदर कैमरा लगाकर उसके फोटोग्राफ्स दिए हैं और अच्छी उपस्थिति वहाँ पर पता चली है टाइगर्स की। पैंथर्स की पॉपुलेशन का भी नेशनल सर्वे हुआ था, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा स्थान है। उसके अलावा हर्बीवोर्स की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट की बात आती है, जानवरों की बात आती है, तो दो समस्याओं को लेकर ना सिर्फ प्रदेश बल्कि प्रदेश के बाहर भी लोग चर्चा करते हैं कि हम आपके स्टेट को नक्सल के बाद अगर किसी चीज़ के लिए जानते हैं तो हाथियों की समस्या एक बड़ी है। हाथियों के झुंड को लेकर वो जब तब खबरें सुनते हैं, या भालुओं को लेकर लोगों को आश्चर्य होता है कि भालू लोगों के घरों में घुस जाते हैं और नुकसान पहुंचा जाते हैं। ये जो समस्याएं हैं, इनका समाधान किस तरीके से होगा? क्या इंसानी और ये जानवरों के बीच द्वंद्व जो है वो चलता रहेगा, या इसका कुछ समाधान आने वाले समय में दिखता है आपको? देखिए, जो हाथियों की समस्या है, ह्यूमन डेथ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन हाथियों की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है यहाँ पर और कॉन्फ्लिक्ट के केसेस आ रहे हैं। एक बात ये हमेशा आती है, आप दूसरे राज्यों को देखिए, केरल है या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, हमसे बहुत ज़्यादा हाथी वहाँ पर हैं, लेकिन लोगों का सामंजस्य ऐसा हो गया है या अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि वहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं। यहाँ भी काफ़ी कोशिश चल रही है और गांव में जो ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ पे सायरन्स भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। हाथी मित्र दल है, हाथियों की ट्रैकिंग हो रही है, हाथियों पे कॉलरिंग हो रही है ताकि उनके लोकेशंस पता चलें और गांव वाले समेट ना जाएं। और ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कंटिन्यू तो बिल्कुल कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे डिपार्टमेंट और लोग भी जो समन्वित प्रयास है उससे फ्यूचर में कम से कम ह्यूमन डेथ तो कम होंगी ही। हाथियों के मरने की खबर भी पिछले समय हमने काफ़ी सारी सुनी थी, हालांकि उसके लिए जांच वांच भी हुई जी। वो समस्या किस तरीके से सामने आई थी? क्या वो भी इंसान और जानवरों के बीच की द्वंद्व जंग का हिस्सा था? नहीं, वो आप देखिए, मैं अभी वाइल्ड लाइफ विंग में पोस्टेड था और बहुत करीब से ये चीज़ देखने का मुझे मौका मिला। आपको मैं एक बहुत ही ऐसा फिगर बताऊं कि जैसे हाथियों की जितनी भी डेथ हो रही है उसमें से लगभग 30-40% डेथ जो है हाथियों की इलेक्ट्रोक्यूशन से है। जैसे धर्मजयगढ़ का इलाका है, वहाँ पर यदि पिछले 15 साल में 40-45 हाथी मरे होंगे तो 20-22 हाथी केवल बिजली से मरे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में पंप कनेक्शंस हैं, कभी लोग अवैध कनेक्शंस भी कर लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगातार उन अवैध कनेक्शंस को, जो हाथी प्रभावित इलाके हैं, वहाँ जब्त कर रहा है, उखाड़ रहा है, लोगों को दंडित कर रहा है। लेकिन बहुत सारे तार ऐसे फैले रहते हैं, लो हैंगिंग वायर्स रहते हैं, उसके कारण हाथियों की डेथ हो रही है। हाथियों की पोचिंग कहीं नहीं है। हाथियों की पोचिंग का या मारने का लोगों द्वारा सवाल ही नहीं है। या तो किसी गड्ढे में फंस के या दलदल में, जैसे कटघोरा में हुआ, धमतरी में हुआ, या नेचुरल डेथ हो रही है हाथियों की, या फिर बिजली से उनकी डेथ हो रही है। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप हैं तो माना जाता है कि प्रकृति के बीच हमेशा रहते हैं और प्रकृति का आनंद उठाने का मौका मिलता होगा, लेकिन क्या वाकई ड्यूटी के समय ये आनंद उठाने का मौका आप लोगों को मिलता है? प्रकृति को निहारने का मौका मिलता है? काम से अलग हटकर कुछ आनंद लेने का मौका मिल पाता है? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग इस मामले में फॉर्चुनेट हैं कि जहाँ आप या दूसरे लोग पैसा दे के जाते हैं, फी पे करते हैं और घूमते हैं, और हम सिर्फ घूमने जाते हैं। आप ड्यूटी में भी होते हैं तो शायद दिमाग उस जगह। हाँ, वो हमारा वर्क फील्ड है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखिए, जो भी हमारे सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पे हम मैनेजमेंट के एंगल से दिन भर घूमते हैं, शाम को भी घूमते हैं। जो हमारे कोर एरिया हैं जहाँ हम आपको अलाउ नहीं करते, वहाँ भी जाते हैं। तो वो एक पार्ट ऑफ ड्यूटी है और वो मुझे लगता है बहुत हमको सेटिस्फेक्शन देता है और एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी देता है कि हम इतनी अच्छी जगहों को मैनेज कर रहे हैं
और यहाँ पर हम अपने हिसाब से लोगों के लिए सुविधाएं कर रहे हैं या नेचर को मैनेज कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। अब आमतौर पे तो समय मिलता नहीं होगा, लेकिन जब समय मिलता है तो क्या करना आप पसंद करते हैं, कैसे वक्त गुजारना पसंद करते हैं? वैसे ये बात सही है कि समय कम मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है तो एक तो क्या है कि मेरा थोड़ा सा लिटरेरी इंटरेस्ट है। अच्छा। मैं साहित्य वगैरह पढ़ता रहता हूँ, मुझे गाने का भी शौक़ है। अच्छा। और इसके अलावा समय निकलता है तो फैमिली को लेकर मैं बाहर घूमने जाता हूँ, और इस तरह से मैं अपनी हॉबीज़ को परसू करता। गाना सुनने का शौक रखते हैं या गाने का शौक रखते हैं? नहीं, जो गाने का शौक़ रखता है वो सुनने का शौक़ जरूर रखेगा, तभी वो गाना गा भी पाएगा। तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ गुनगुनाएं अपने पसंदीदा गाने, हम सुनना चाहेंगे ज़रूर। पसंदीदा गाने तो खैर बहुत हैं, लेकिन चलिए 2 लाइन में सुना देता हूँ आपको। बल्कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है। जिसमें भी जो भी आपको पसंद हो। चलिए एक मैं मोहम्मद रफ़ी का गाना आपको सुना देता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। वाह वाह वाह, आपकी आवाज़ तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरा बहुत मतलब एक पसंदीदा पास टाइम है। और मुझे लगता है कि जो भी संगीत में रुचि रखते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त यार हैं, सर्विसेज के भी हैं, हम लोग साथ बैठ के भी गाना बजाना करते हैं। जो भी आपको आपकी इस कला को जानता होगा तो निश्चित तौर पे कुछ आप लोगों की गैदरिंग होती होगी तो आप जरूर हीरो बनते होंगे। नहीं, कला तो खैर क्या है, लेकिन ऐसे जितने भी लाइक माइंडेड लोग हैं हम लोग अक्सर बैठते हैं, और या तो कराओके के साथ बैठते हैं, या कभी किसी को बुला लेते हैं जो सिंथेसाइजर वगैरह वाला, या रिमोट में बैठते हैं तो यूं ही बैठते हैं। मतलब गाने का मज़ा तो जो है बिना साज के भी है, साज के भी है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठ रहे हैं। ये जंगलों में बैठ रहे हैं, आप कैंप फायर करते हैं तो 2-4 दोस्त यार बैठते हैं, गाते हैं, तो वो एक बहुत ही हम लोग के लिए बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत रिजुविनेटिंग होता है। समझ सकते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड एक इंसान यहाँ पर हैं, और आप जहाँ भी रहते होंगे एक लीडर और हीरो के तौर पे भी रहते होंगे, ये भी आप समझ में आ रही चीज़ें। हाँ, लीडर या हीरो नहीं, लेकिन क्या है कि मैं लोगों को, जैसे कांकेर में था तो काफ़ी इस तरीके की चीज़ें होती थी। मैंने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंगिंग कंपटीशन भी कराया था भानु प्रतापपुर में। अच्छा। हाँ, काफ़ी ज़िले के लोगों को बुलाया था, और एक जस्ट यूथ को वो करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम में बीच बीच में करता और कराता रहता हूँ। निश्चित रूप से कराना भी चाहिए, और ये काम से अलग हटकर कुछ आपको भी और दूसरों को भी एक बीच का जो गैप है वो ख़त्म भी करता है शायद, और लोगों से मिलने, समझने, जानने का मौका भी देता है। साहित्य और संगीत, आप देखिए हिंदी साहित्य कितना रिच है, जो लोग नहीं जानते हैं, या कभी कभी हम कम जानते हैं और हम दूसरे को बड़ा मानते हैं। एक बहुत मैं ऐसा वाक़या बताऊंगा कि एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो एक किसी ने मुझे इंग्लिश लिटरेचर वर्सेस हिंदी लिटरेचर, या फिर हम तो बहुत गर्व करते हैं क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो जब तक आप अपने अतीत को नहीं जानेंगे आप उस पर गर्व नहीं कर पाएंगे। आप भले कहते रहें कि आप गर्व करिए, लेकिन यदि मैं आपसे पूछ दूं कि गर्व करने लायक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही एक बात हुई, किसी ने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर की प्रशंसा चल रही थी, और लिटरेचर तो इंग्लिश का बहुत रिच है ही है। तो उन्होंने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है जो नेहरू जी हमेशा अपने टेबल पे रखते थे, बड़ी फेमस हो गई कविता, उस कविता की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे वो। तो मैंने कहा कि मैं इस कविता का आपको हिंदी पैरेलल सुनाता हूँ, तब आप कंपेयर करेंगे कि कितनी गहराई है हिंदी में और उसमें। तो अंग्रेजी की कविता थी जिसका हिंदी तर्जुमा है कि सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट वी हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, जिसमें जंगल हैं घनेरे गहरे और प्यारे, लेकिन हमने जो वादे किए हैं उन्हें करने हैं पूरे, सोने से पहले मुझे मीलों दूर जाना है और मीलों दूर जाना है। अब इसके बहुत सारे अर्थ आप निकाल सकते हैं। मैंने इसी के पैरेलल एक संदेश देती हुई महादेवी की कविता उनको सुनाई, और मैंने बताया कि अब आप इस गहराई को महसूस करो कि हिंदी कविता या हिंदी साहित्य की क्या गहराई है। वो कविता कुछ इस तरह से थी कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले,
बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये ओस के दल फूल गीले, तू न अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर वाह, जाना। क्या बात। तो हमेशा मुझे लगता है कि साहित्य और संगीत से आपको यदि प्रेम है तो वो आपको हमेशा लाइफ में मोटिवेट करता रहता है और आपको एक आत्मिक खुशी देता है। निश्चित रूप से बड़ा मज़ा है आपके साथ बात करने के लिए, और बात की शुरुआत ज़रूर प्रोफेशन से हुई, लेकिन कई चीज़ें आपके अंदर की हमें सामने आई और दर्शकों को भी हमारे जानने को मिली। इतने अच्छे सिंगर हैं, साहित्य और संगीत की भी अच्छी समझ आप रखते हैं। वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अविनाश। तो हमारे साथ थे अरुण पांडे जी। उनकी पर्सनैलिटी को आपने देखा, मल्टी टैलेंटेड है, फॉरेस्ट सर्विस में है, प्रकृति के बीच रहते हैं, लेकिन साहित्य और संगीत के लिए भी समय निकालते हैं और उतनी गहराई से उसकी समझ भी रखते हैं जो कि आपने देखा। तो आज मुलाकात में इतनी, अगली बार मुलाकात फिर किसी नए अवसर से, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।